आज मैं बात करूँगा फंडामेंटल एनालिसिस की टाटा स्टील की। ठीक है, तो बड़े ही प्यार से और बड़े ही धीरे धीरे समझाऊंगा, तो नंबर्स को जितना हो सके उतना समझना। ठीक है, और एक बात बता दूं, आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ी आवाज़ में थोड़ी बहुत दिक्कत आए। तो वीडियो को शुरू करूँगा, अपना टाइम वेस्ट करें, नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने एनालिसिस करने के बाद एक पेपर पे नोट डाउन किया, जिससे कि नंबर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो बताने में। आखिर नंबर किसको याद होते हैं? जिसको याद होते हैं हो जाएंगे, लेकिन मेरे को भाई इतने नंबर याद नहीं होते। तो वीडियो को शुरू करूँगा, अपना टाइम वेस्ट करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए जी, फाइनेंशियली देखे तो मीडियम है, टेक्निकली देखे तो बुलिश है, यानी कि चार्ट पर काफ़ी अच्छे अच्छे पैटर्न्स बने, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर जाकर। और वैल्यूशन देखें तो मीडियम है। और मार्केट कैप की बात करूँ तो 1,96,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड की बात करूँ 2.29% हम जैसे लोगों को दे देता है डिविडेंड। और पी रेशियो की बात करूँ 76.95 का, जो बताता है कि ये स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है वो थोड़ा ज़्यादा है। आपको ही पता है कि पी रेशियो हर किसी स्टॉक का प्राइस बता देता है कि हाँ, इसकी जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, वो इस हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं ROE ईयर ऑन ईयर। तो इसका ऐसा है जी, 8.49% ईयर ऑन ईयर इसकी ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी बढ़ी है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर किसी कंपनी का 15% या 10% से ज़्यादा रिटर्न ऑफ इक्विटी हो तो थोड़ा अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ तो ना 10 है ना 15, यहाँ तो सीधा 8.49% है। थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, और एक नेगेटिव पॉइंट पी रेशियो में देखने के लिए मिल जाता है। और वही बात करें शेयर होल्डिंग्स की, तो शेयर होल्डिंग्स में प्रोमोटर्स के पास है 33.7%, जो कि अच्छी बात है एक। बट मेरे हिसाब से 40 से 50% प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग्स होनी चाहिए, लेकिन 33.7% है। चलो कोई बात नहीं। FIs की बात करूँ तो 20.1%, और म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ 9.83%, पब्लिक की बात करूँ 22.3%, और अदर्स के पास है 14.17%। और वही बात करूँगा ROE की, तो FY21 में 367% बढ़ा है, FY22 में 244% बढ़ा है, और FY23 में 75.8% घटा है ROE। और ROA की बात करूँ FY21 में 351% बढ़ा है, और FY22 में 361% बढ़ा है, और FY23 की बात करूँ तो 78.4% घटा है। तो वो FY23 में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए भी मिला है। इसमें हर EPS BBPS कुछ भी बात करो, सब में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है। FY21 की बात करूँ, EPS की बात कर रहा हूँ, अर्निंग पर शेयर की। ठीक है, और EPS की बात करूँ FY21 में 437%, FY22 में 421%, FY23 में 97% घटा है। और BBPS की बात करूँ तो FY21 में 0.7% घटा है, FY22 में प्लस 49.7% बढ़ा है, यानी कि 49.7% बढ़ा है। और FY23 की बात करूँ तो 91% घटा है। EV टू सेल्स की बात करूँ FY21 में 20.4% बढ़ा है, और FY22 में -21.4%, 21.4% इसकी EV टू सेल्स थी, वो घटी है। और FY23 की बात करूँ 9.1% इसकी FY23 में EV टू सेल्स घटी थी। और डेप्थ एंड इक्विटी की बात करूँ FY21 में 30% इसका डेप्थ घटा है, FY22 में 45% घटा है, FY23 में 26.6% घटा है, वो बढ़ा है। और करंट रेशियो की बात करूँ FY21 में 14 नहीं, FY21 में 10.5% इसका करंट रेशियो घटा था, FY22 में 20% बढ़ा है, और FY23 में -12%, यानी 12% इसका करंट रेशियो FY23 में घटा है। ठीक है, और नेट इनकम की बात करूँ तो नेट इनकम का ऐसा है जी, FY21 में 381% बढ़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ FY22 में भी 436% बढ़ी है, लेकिन FY23 में -78%, यानी कि 78% घटी है। मैं वही बोल रहा हूँ, FY23 के जितने भी नंबर्स हैं वो सब नेगेटिव में देखने के लिए मिले हैं। और वही बात की, तो रेवेन्यू की बात ऐसी है जी, FY21 में 5.0% बढ़ा है, FY22 में 55% बढ़ा है, और FY23 में 0.3% इसका रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है। और वही बात करेंगे ऑपरेटिंग इनकम की, तो FY21 में 71% इसकी ऑपरेटिंग इनकम बढ़ी है। FY22 की बात करूँ तो 108% बढ़ी है, और FY23 की बात करूँ तो -49% घटी है। और वही बात करें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कितने, दोनों तरफ बताऊंगा, सेम बताऊंगा, मतलब कि जैसे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दोनों एक साथ बताऊंगा, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो FY21 में 2,45,000 करोड़ के इसके पास एसेट्स है, और लाइबिलिटीज़ थी 1,68,000 करोड़ की, और 2,85,000 करोड़ के इसके पास एसेट्स है FY22 में, और 1,68,000 करोड़ की लाइबिलिटीज़ थी। FY23 की बात करें तो 2,88,000 करोड़ के इसके पास एसेट्स थे, और लाइबिलिटीज़ थी 1,83,000 करोड़ की। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो दोबारा से वीडियो को देख लेना। ठीक है, और नेट कैश फ्लो की बात करूँ तो
3477 करोड़ का इसका जो नेट कैश फ्लो वो घटा है, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है। तो मेरे हिसाब से तो भाई इसमें जो कैश फ्लो घटा है 3477 करोड़ का, मेरे हिसाब से तो भाई नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाएगा। और आप अपने दिमाग में जो लेके बैठे हैं कि भाई मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना है, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। मैं कोई ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इसको खरीदें या मत खरीदें, कोई बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको फंडामेंटल करके दिखाया है। मैं इसको 10 में से 6 यानी कि 100 में से 60% इसको देना चाहूँगा भाई। जो कि जो इसकी रियल एक्चुअल में जो बात है, मैंने फंडामेंटल एनालिसिस की, उसमें मेरे को देखने के लिए मिला है। और आप अपनी तरफ से इसको रेट कर सकते हैं कि आप इसको कितना करेंगे, 10 में से 6 करेंगे, 10 में से 4 करेंगे, 10 में से 10 करेंगे। वो आप अपने कमेंट में 10 में से 10 या कितना जितना भी आपका मन करे उतना कीजिए, लेकिन इसके फंडामेंटल को एनालिसिस करने के बाद कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है।